हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। नालंदा आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आशा की जाती है आप लोगों से कि आप लोग इन वीडियोस का यूज़ कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अदर स्टडी भी अपनी लेकर चल रहे होंगे। सभी सब्जेक्ट पे कमेंट बना के चलिए, क्योंकि भावी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, फ्यूचर में अगर एग्जाम देने हैं तो सभी को लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो सभी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते रहिए। जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है, दोनों सब लोग मिलके सफलता को हासिल करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हिस्ट्री के टॉपिक की करेंगे। तो इतिहास के जो प्रमुख क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, अभी तक आ रखे हैं और भावी एग्जाम्स में आने की उम्मीद है, तो उन क्वेश्चंस को लेकर जरा कुछ बात कर लेते हैं। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मयूर सिंहासन से, है ना। तो आप लोग जानते हो, क्वेश्चन आएगा आपके लिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। इसे फारसी भाषा में तख्त ए ताउस के नाम से जाना गया। इसे शाहजहां ने अपने बनवाया था जब इसे राज्याभिषेक कराया अपना। तो मयूर सिंहासन पर बैठकर अपना राज्याभिषेक कराया। ये मयूर की शेप में बना हुआ था, है ना। और इस पे कई रत्न इसमें जड़ित थे और बीच में एक रेड माणिक्य होता है ना, लाल रत्न, वो भी इसमें लगा हुआ था, ठीक है। तो ये शाहजहां ने बनवाया, लेकिन इस पर अंतिम जो शासक बैठा, या अंतिम मुगल शासक बैठा, या अंतिम भारतीय शासक बैठा, उसका नाम मोहम्मद शाह है, ठीक है। पहले इसको स्थापित आगरा किले में किया गया मयूर सिंहासन को। उसके बाद इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाया गया, ठीक है। 1739 में यानी कि 1739 में भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करता है, जिसका नाम है नादिर शाह। तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया, फारस ईरान से संबंधित था वो इसे लूट के अपने साथ ले गया, ठीक है। लेकिन 1747 ईस्वी में यानी कि 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो उसके बाद से मयूर सिंहासन के बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और आप जानते हैं, एक क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ही है, इसलिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सिखों के किस गुरु को सच्चे गुरु के नाम से जाना गया। तो देखना, सच्चे गुरु के नाम से जाना गया, वो सिखों के 10वें गुरु को जाना गया, है ना। यानी कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए, 10, ठीक है। तो 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु यानी कि अंतिम गुरु भी हैं, जिन्हें हम सच्चे गुरु के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह के दो तीन बात और जान लीजिए जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इनके प्रमुख कार्य हैं। इन्होंने 1699 यानी कि 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ आप जानते हो, सिखों के कहना चाहिए एक आर्मी के रूप में डेवलप किया। और इन्होंने ना एक लेटर लिखा फारसी भाषा में, जिसको जफरनामा के नाम से जानते हैं। तो जफरनामा से क्वेश्चन पूछता है, जफरनामा का संबंध किससे है, औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह से। भाषा कौन सी, फारसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तेनाली राम का संबंध किस साम्राज्य से है। तो तेनालीराम का अगर संबंध आप उससे पूछे, तो तेनालीराम का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। भारत, दक्षिण भारत में साम्राज्य हुआ, आप जानते हो, विजयनगर साम्राज्य, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य के महाप्रतापी शासक हुए कृष्णदेव राय, जिनकी अतुल्यता शक्ति का वर्णन बाबर ने स्वयं अपनी बाबरनामा में भी किया है, ठीक है। आप याद रखना ये क्वेश्चन भी। तो कृष्णदेव राय के दरबार के कवि हुए तेनालीराम। तो इनकी एक रचना ही पूछ लेता है, इनकी प्रमुख रचना को, तो उस रचना का नाम भी आप याद रखिएगा, पांडुरंग महात्म्य, ठीक है। पांडुरंग महात्म्य को हम पंच महाकाव्यों में स्थान देते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में गर्ल्स के लिए यानी कि लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए शिक्षा हेतु किसने कार्यालय यानी कि कार्यकारिणी अनुमोदन की, या किस पहली बार कोई नियम बनाया कि गर्ल्स को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो देखना भाई, ये बात है 1854 की, 1854 में। लॉर्ड डलहौजी क्या होते थे उस समय, गवर्नर हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या करा, एक शिक्षा सुधार अधिनियम, बुल डिस्पैच, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बुल डिस्पैच क्या है। तो ये क्या है भैया, शिक्षा सुधार अधिनियम या कानून है, ठीक है। उसको लागू किया और उसके तहत क्या करा, 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ठीक है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, बम्बई को मुंबई के नाम से जानते हैं, मद्रास को अब चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हो रखी है, कलकत्ता, मुंबई और आपका मद्रास, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह का नाम अगर कहीं आए या अधिनियम की बात कहीं आए, तो आप एक नाम याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्योंकि भारत में राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कई लोग ऐसे हुए हैं जो समाज सुधारकों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आपको जब भी सती प्रथा है, बाल विवाह है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए राजा राम मोहन राय को याद रखेंगे आप। और अगर विधवा पुनर्विवाह की बात कभी भी आए, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद रखेंगे आप, ठीक है। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय की बात है, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय की बात है, विश्वविद्यालय भी इसी के समय स्थापित हुए भाई, ठीक है। किस बात है, तो उस समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। और किस भारतीय ने इसमें मदद करी है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और इनकी एक पत्रिका भी है, ये एग्जाम में पूछी गई है, यूपीएससी से पूछी थी, इसलिए यही बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन भी। ओम सोम प्रकाश, सोम प्रकाश पत्रिका किसके से संबंधित है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर से इनकी लिखी पत्रिका है, ठीक है। नेक्स्ट है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना, अवध जो क्षेत्र है, इसे दुधारू गाय के रूप में भी जाना गया। अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा लाभप्रद क्षेत्र अगर कुछ था तो अवध था। तो अवध से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आपको इधर उधर मिला करें ना, तो उनको तैयार कर लिया करो, ठीक है। और ज्ञान इधर उधर से इकट्ठा होता है। टॉपिक तो सब लोग पढ़ लेते हैं, टॉपिक के बाद जब तक क्वेश्चंस को नहीं समझोगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। सिलेक्शन के लिए काफ़ी बारीकी से पढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है। तो अवध का जो अंतिम नवाब हुए, उनका नाम है वाजिद अली खान, ये वाजिद अली खान, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, किसने मिला लिया था अवध को अपने साम्राज्य में? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत क्या करा था 1856 में, अब इस अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ये भी आपके एग्जाम में था, उस दिन क्लास में कराया था आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो कि अब डलहौजी ने राज्य हड़प के तहत पहला कौन सा स्थान अपने में मिलाया था? तो उसका नाम है सतारा, 1848 में मिलाया, ठीक है। और उसके बाद झांसी वगैरह स्थान भी इसने हड़प नीति से कब्जाए थे। नेक्स्ट है आपके लिए, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कश्मीर का अकबर किसे कहा गया? तो आप एक बात याद रखिएगा भाई, समाज सुधार लोक कल्याण के लिए जिस राजा ने कभी अच्छे कार्य किए हैं तो उस अकबर के नाम से हम जान लेते हैं। तो ये शाहमीर राजवंश का शासक हुआ है, जैनुअल अबिदीन, ठीक है। जैनुअल अबिदीन को क्या कहा गया है भाई? कश्मीर का अकबर कहा गया। इसके कुछ प्रमुख कार्य हुए क्या? इसने महाभारत और राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद कराया। और राज तरंगिणी हमें जो जानकारी देती है कश्मीर की देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दारा शिकोह किस सूफी धारा का अनुयायी था? तो आप समझिएगा बात, दारा शिकोह का संबंध आप समझते हो किस वंश से है भाई? तो वंश आप जानते हो, कौन सा वंश है आपका? मुगल वंश है ना, सॉरी, मुगल शासक हो रखा है ये, ठीक है। और मुगल वंश में सबसे पढ़ा लिखा शासक कोई हुआ तो दारा शिकोह हुआ है। और अनपढ़ आपको पता है, अकबर, है ना। देखना, कादरी कौन सी संप्रदाय से था? ये सूफी संप्रदाय से, तो उसका नाम है आपके लिए कादरी, ठीक है। अब इसने कुछ कार्य क्या करा, बढ़िया कार्य, तो उसने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया, जिसे हम सिर ए अकबर के नाम से जानते हैं। तो सिर ए अकबर क्या है? उपनिषदों का फारसी अनुवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किन राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है? किन राजपूत वंशों की? तो देखना, पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है जिसे चंद्रवरदाई ने लिखा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ का आयोजन कराया। वो यज्ञ का आयोजन जो होता है वो कहाँ होता है? आबू पर्वत। और आबू पर्वत कहाँ लगता है? माउंट आबू से जानते हैं आप, राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ से 4 वंश उत्पन्न हुए। उन वंशों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। प्रथम वंश है प्रतिहार, फिर है परमार, फिर है चौहान, फिर है सोलंकी। मध्यकालीन भारत में सब चीज़ें पढ़ रखी हैं आप लोगों ने, बस रिवाइज कर लीजिएगा इन चीज़ों को। प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी, ठीक है। इन वंशों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? जो आप देखते हैं ना कॉइन्स गोल्ड के, तो ये इंडो ग्रीक शासकों ने जारी करे। और भैया, ये हिंदी यवन जो ऑप्शन है ना, इसे भी याद रखना, क्योंकि अभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था तो उसमें हिंदी यवन था, ठीक है। तो कंफ्यूज हो गए थे, तो ठीक है ना, हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। लेकिन सोने के सिक्कों से जुड़ी ये बात भी याद रखिए आप लोग, भारत में सबसे अधिक शुद्ध, है ना, यानी कैरेट में होता है गोल्ड की शुद्धता, तो सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलाए हैं? तो वो कुषाण शासकों ने चलाए हैं। और अगर क्वांटिटी देखी जाए, संख्या में सबसे ज़्यादा चलाए हैं तो वो गुप्त शासकों ने चलाए हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत की वह पहली पुस्तक जिसे विदेशी भाषा में अनुवादित किया गया या अनुवाद किया गया उसका। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाल ही एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो वो पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। आप जानते हैं शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है, इसमें कालिदास जी ने लिखी है। तो भाषा कौन सी है? संस्कृत इसकी, है ना, कालिदास जी ने लिखी है। और कालिदास जी किसके दरबार में कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ये भी याद रखिएगा। पुस्तक है विज्ञान शकुंतलम, भाषा भी याद रखिएगा संस्कृत। तो इसे हमने क्या करा, 1789 में सर विलियम जोन्स ने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके लिए भाई, समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ये क्वेश्चन भी याद रखो। युद्धरत रहा, जितने युद्ध लड़ा सब जीता, ठीक है, 24 युद्ध जीता हुआ व्यक्ति है, ठीक। इसे हम याद, इसकी जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशिस्त से मिलती है। और किसने, किसकी रचना है? हरिशेण, ये अभिलेख भी है और ये आपकी पुस्तक भी है, ठीक है। संस्कृत की मिश्र शैली है जिसे हम चंपू शैली भी कहते हैं।
ये क्वेश्चन एग्जाम का है, चंपू शैली में है, प्रयागराज साहब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रखा भाई, पूरा वैदिक काल में कितने भगवानों को या देवताओं को आर्य द्वारा पूजित थे या पूजा की जाती थी? तो एक बात याद रखिएगा भाई, जो वैदिक सभ्यता है, जो हमारे वेद हैं, उसमें जो वर्णन है वो देवताओं का, वो 33 कोटि है। कोटि समझते हो, प्रकार। तो कितने देवताओं का वर्णन है? 33, 33 याद रखिएगा। एग्जामी क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस का, ठीक है। 33 प्रकार के देवताओं की बात हो रखी है, जिसमें प्रमुख देवता कौन से हो रखे हैं? वो इंद्र हैं। और इंद्र को हम पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। पुरंदर होता है जो किला ध्वंस करता है, यानी कि जीतता है, ठीक है, विजेता, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि वेदों में इंद्र का वर्णन कितनी बार हुआ ऋग्वेद में, तो वो कितना बार हो रखा है? 250 बार उल्लेख है, ठीक है। सारे एग्जामी पॉइंट है एक साथ आपको दे रहा हूँ। पर अब वैदिक सभ्यता, जब उत्तर वैदिक सभ्यता चरम पर होती है, यानी कि जब राजाओं की साथ साथ जनता भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, तब वो कौन से देवता प्रमुख हो जाते हैं? तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नयनार संत की कुल संख्या कितनी रही? तो नैनार का संबंध याद रखिएगा। पहली बात तो किस धर्म से संबंधित है? देखना, नैनार का संबंध जो है वो शैव धर्म से है, ठीक है। और इनकी कुल संख्या कितनी है भाई? वो है 63। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा था, अप्पार कौन थे? तो अप्पार नैनार है ना। तो ये नैनार जो है उनके नाम याद रख लीजिएगा। एक नाम अप्पार, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, ये तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना 63 है। प्रमुख कौन कौन से हो रखे हैं? अप्पार, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र जो नगर स्थापित किया है वो उदयन ने किया या उदयन ने किया, ठीक है। मगर इसका नाम पटना किसने कर दिया भाई? वो शेरशाह सूरी ने किया। दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाले कौन थे? यानी कि तमिल भाषा में महाभारत को किसने लिखा? देखो भाई, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जय संहिता के नाम से आप जानते हो, है ना, ठीक है। तो इसे पेरुन्नु देवनार ने, पेरुन्नु देवनार याद रखेंगे नाम, ठीक है, इसे क्या करा है? तमिल भाषा में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भैया, मालविकाग्निमित्रम, ये मालवी का अग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की, ठीक है। दंडी किसकी रचना है? नरसिंह वर्मन की। फिर है आपके लिए सौंदरानंदन, किसकी रचना है? अश्वघोष की। ये तीनों ही पॉइंट आपको मिल गए, है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। मालविका, मालविकाग्निमित्रम, ये मालविकाग्निमित्र, कालिदास, दंडी क्योंकि संस्कृत भाषा में इसलिए मित्रम बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आया दंडी, नरसिंह वर्मन, और आपका सौंदरानंदन अश्वघोष की रचना है। कर्पूर मंजरी किसकी है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और कर्पूर मंजरी की भाषा भी याद रखिएगा, संस्कृत और पाली मैशअप है, पाली का यूज ज़्यादा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये किसकी रचना है भैया? राजशेखर की। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक। नेक्स्ट आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, लीलावती पुस्तक किस पे रचित है भाई? गणित की, मैथ्स की पुस्तक है लीलावती। लीलावती के बारे में दो तीन बातें और याद रखिएगा आप लोग। लीलावती जो पुस्तक है वो लिखी है भास्कर, आचार्य भास्कर द्वितीय ने, ठीक है। भास्कर द्वितीय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और सब्जेक्ट अगर इसका देखेंगे तो आप मैथ्स और खगोल है ना, मैथ्स पे लिखी हुई पुस्तक है। और इसमें कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और 625 कुल श्लोक हैं। और मैथ्स के बारे में इतनी विशेष जानकारी यहाँ से प्राप्त होती हैं जो अद्भुत है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो लीलावती किसकी पुस्तक, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? मैथ से लिखी है भास्कर द्वितीय ने, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए 10 रूपक एक नाट्य कला है। आपने देखा है नाटक शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। तो उन्होंने नाटक शास्त्र को या नाटक कला को कितने भागों में बांटा है? तो वो 10 भागों में बांटा है। कितने भागों में भैया? 10 भागों में, ठीक है। तो 10 रूपक का संबंध किससे हो गया? नाटक कला से। महाभाष्य का संबंध किससे है? क्वेश्चन बनता है महाभाष्य क्या है? तो महाभाष्य एक पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और उसका विषय कौन सा है? व्याकरण। किस पे लिखी गई है वो पुस्तक? व्याकरण पर। और लिखने वाले व्यक्ति कौन है? पतंजलि, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रखा है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ये बताइए आप लोग, तो याद रखना, पृथ्वीराज विजय जो लिखी है वो जयनायक ने लिखी है, ठीक है। जननायक को याद रखेंगे आप। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मोहम्मद गोरी का, आप जानते हैं मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर किस वर्ष आक्रमण किया है? तो वो आक्रमण किया है आपका 1175 ईस्वी में। क्वेश्चन तो ये तैयार हुआ, मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया? आपका मुल्तान पर।
और इसने जो सिक्के जारी किए, कॉइन्स जारी किए, उस पे किस देवी या देवता की मूर्ति थी? तो माँ लक्ष्मी के फ़ोटो इसने उस पे बनवाए थे, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम ईयर बहुत ज़्यादा हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, 1-2 बार वीडियो अगर देख लोगे, तो कम से कम आप 40 तक क्वेश्चन रेडी कर सकते हो, है ना? अपने भावी एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।